हेलो स्टूडेंट्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघटन को, कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं और वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या है। साथ में ही हमने बात की ऑरिनियस के वैद्युत वियोजन के सिद्धांत की। ये सारी बातें जो है हमने पिछले वीडियो में करी। तो आज हम बात करेंगे अम्ल और क्षार की। अम्ल और क्षार की, जैसा कि हमारे पाठ का नाम ही है अम्ल, क्षार और लवण। तो आज हम जानेंगे अम्ल और क्षार को, और थोड़ी बात हम लवण की भी करेंगे। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि अम्ल और क्षार कहते किसे हैं। अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या है, इसी से शुरुआत करते हैं। और आज हम इन्हीं 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है, आपका पीएच स्केल क्या होता है, सूचकों का क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, और लवण की भी बात हम करेंगे। लवण का निर्माण किस प्रकार होता है और लवण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अम्ल से। सबसे पहले हम अम्ल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे क्षार की। तो आइए मिटा देता हूँ मैं बाकी टॉपिक्स को। आइए जानें कि अम्ल क्या होते हैं। एसिड, ठीक। तो पिछले वीडियो में जो आपने ऑरिनियस का आयनन का सिद्धांत पढ़ा, उसके अनुसार, ऑरिनियस के अनुसार जो अम्ल हैं वो क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऑरिनियस का जो आयनन का सिद्धांत है उसके अनुसार कोई भी ऐसा यौगिक जिसको जल में घोलने पर वो H+ आयन देता हो, वो आपका अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। आइए समझिए बात को एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3COOH, इसको हमने जल में घोल रखा है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी यौगिक को जल में घोल लेते हो, उसका विलयन जो बनता है वो जलीय विलयन कहलाता है, जिसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ब्रैकेट में AQ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? AQ से। तो कोई भी ऐसा यौगिक अगर वो जल में घोलने पर H+ आयन दे, कौन सा आयन दे? H+ आयन दे, तो वो आपका अम्ल होता है। जैसे ये है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। ये क्या है? एसिटिक अम्ल है। CH3COOH आपका एसिटिक अम्ल है। तो जब आप इसको जल में घोलते हो इस यौगिक को, तो ये आयनिक हो जाता है, CH3COO- और H+। इन दो आयनों में ये टूट जाता है। आपका जो एसिटिक एसिड है, जब आप जल में घोलोगे तो ये 2 प्रकार के आयनों में टूट जाएगा, और ये हमें H+ आयन दे रहा है। क्या है? यही है आपका आयन, है ना। और कोई भी यौगिक जो जल में घोलने पर H+ आयन दे, वो अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। तो आप कह सकते हो कि एसिटिक एसिड, ये जो आपका CH3COOH कंपाउंड है, आपका अम्ल है। क्या है? अम्ल है। इसी तरह कोई भी आप यौगिक ले लीजिए, अगर वो जल में H+ आयन दे रहा है तो आपका कहलाएगा अम्ल। क्या कहलाएगा? अम्ल। एक एग्जाम्पल आइए और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास HCl का। HCl, ठीक है। HCl आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। तो अम्ल नाम हमने तब दिया जब हमने इसको जलीय विलयन में घोल करके देखा और इसने H+ आयन हमको दे दिया, तब हमने इसको अम्ल कहा। क्लियर है? पहले ही अम्ल नहीं कह दिया। अगर ये H+ नहीं देगा तो अम्ल नहीं कहेंगे हम इसको। ये देखते हैं, जब आप इसको HCl को जो है जल में घोलते हो, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, तो ये आपका जो है H+ और Cl- आयन देता है। 2 तरह के आयनों में टूट जाता है, H+ और Cl-, H+ और Cl-। तो ये भी H+ आयन दे रहा है, तो ये भी आपका एक अम्ल है। ये भी आपका क्या है? अम्ल है। आइए अगला एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं H2SO4। H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल, आपको पता है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, पानी में घोलेंगे, तो ये आपको ये भी H+ आयन देगा। ये 2H+ और SO4 2-, 2 तरह के आयनों में टूट जाएगा। हमें हाइड्रोजन आयन और
सल्फेट आयन, 2 तरह के आयन मिलेंगे आपको। तो ये भी आपका एक अम्ल है। क्लियर हो गई बात। इसी तरह और भी बहुत सारे अम्ल हैं। हम HNO3 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हो आप, ऑक्जेलिक अम्ल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, H2C2O4। इसी तरह कोई भी ऐसा यौगिक आप ले लीजिए जो जल में घोलने पर H+ आयन देता हो, वो आपका अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। और ये बात हम कर रहे हैं ऑरिनियस के आयनन सिद्धांत के आधार पर। ये अम्लों की बात जो हम कर रहे हैं H+ आयन देने की, ये ऑरिनियस के आयनन के सिद्धांत के आधार पर कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो आइए थोड़ा जो है क्षार की भी बात कर ली जाए। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो अम्ल आपको पता चल गया कि अम्ल क्या होता है। जो H+ आयन देता है जलीय विलयन में, वो आपका अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। और ये बात जो है वैद्युत वियोजन के आर्नियस के सिद्धांत के अनुसार है। आइए अब बेस की बात करें, क्षार। तो आयनन सिद्धांत के अनुसार आपके जो क्षार हैं वे वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घोलने पर OH- आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? OH- आयन, जिसको आप बोलते हो हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन। तो कोई भी ऐसा यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन देता हो, वो आपका क्षार कहलाता है, वो आपका बेस कहलाता है। आइए एग्जाम्पल देखें। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। तो जब आप NaOH को, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, जब आप NaOH को जलीय विलयन में घोलते हो तो ये OH- आयन देता है। ये 2 तरह के आयनों में टूट जाता है, Na+ और OH-। इसी OH- को आप बोलते हो हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर हुई बात। तो कोई भी ऐसा यौगिक जो जल में घोलने पर OH- आयन देता हो, वो आपका क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। इसका जलीय विलयन बनाओगे तो ये भी वियोजित होगा आपका। ये टूटेगा आपका Ca2+ कैल्शियम आयन और 2OH- हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है। तो कोई भी ऐसा यौगिक जो जल में घोलने पर OH- आयन देता हो, वो आपका क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। तो ये 2 एग्जांपल हमने क्षार के भी देख लिए। क्लियर हो गई बात। और ये अम्ल और क्षार की बात हो गई आपकी आर्नियस के आयनन के सिद्धांत के आधार पर। जलीय विलयन में घोल करके देखिए आप किसी पदार्थ को, अगर वो H+ आयन दे रहा हो तो वो अम्ल होगा, अगर वो OH- आयन दे रहा हो तो वो क्षार होगा। अगर वो दोनों तरह के आयन दे रहा हो, तब H+ भी दे रहा हो और OH- भी दे रहा हो, तब आप क्या करेंगे? तो हम ये देखेंगे कि इसमें H+ आयन ज्यादा है कि OH- आयन ज्यादा है। अगर उसमें H+ आयन OH- आयनों की अपेक्षा ज्यादा होंगे तो हम कहेंगे कि विलयन अम्लीय है। ऐसा है? अम्लीय है। और अगर उसमें H+ की अपेक्षा OH- आयन ज्यादा होंगे तो हम कहेंगे कि आपका जो विलयन है वो क्षारीय है। क्लियर है। तो किसी भी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति उसमें उसके जलीय विलयन में H+ तथा OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर H+ आयनों की सांद्रता जलीय विलयन में ज्यादा है तो आपका विलयन अम्लीय होगा। अगर OH- आयनों की सांद्रता जलीय विलयन में ज्यादा है तो आपका विलयन क्षारीय होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आइए अब आगे बात करें। तो ये जो है ऑरिनियस की अवधारणा थी अम्ल और क्षार की, कि जो H+ आयन देगा वो आपका अम्ल होगा, जो OH- देगा वो आपका क्षार होगा। और ये बात जो अम्ल और क्षार की व्याख्या जो ऑरिनियस ने की, ये केवल जो है जलीय विलयन के आधार पर की। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे विलयन भी आपके होते हैं, बहुत सारे ऐसे अम्ल या क्षार भी बाद में ज्ञात किए गए जो जल में नहीं घुलते हैं, जो जल में नहीं घुलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उनकी व्याख्या जो है ऑरिनियस के आयनन सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकी। कुछ ऐसे अम्ल और क्षारों की जब खोज हो गई जो जलीय विलयन में घुलते ही नहीं थे,
जिनका जलीय विलयन ही नहीं बनाया जा सकता था, तो उनको हम जो है अम्ल कहें कि क्षार कहें, इसकी व्याख्या ऑरिनियस का आयनन सिद्धांत नहीं कर पाया। और उनकी व्याख्या करने के लिए अम्ल और क्षारों से संबंधित जो है एक आधुनिक सिद्धांत दिया गया ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के द्वारा। इसके द्वारा ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के द्वारा अम्ल और क्षार का एक आधुनिक सिद्धांत दिया गया। आइए अब हम उनके सिद्धांत की बात करते हैं। उनका सिद्धांत जो है अम्ल और क्षारों के गुणों की व्यापक व्याख्या करता है कि अम्ल और क्षारों में जो है किस प्रकार के गुण होते हैं। तो ऑरिनियस का जो सिद्धांत था वो सीमित था, वो केवल जो है जलीय विलयन में ही पदार्थों के अम्लीय तथा क्षारीय गुणों की व्याख्या कर पाया, जबकि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत था उसने व्यापक रूप से अम्लों तथा क्षारों की व्याख्या की। आइए देखते हैं हम क्या था ब्रॉन्स्टेड और लॉरी सिद्धांत अम्ल और क्षार का। आइए बात करें ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी का अम्ल तथा क्षार का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए, तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी इन्होंने अपना एक जो है प्रिंसिपल दिया अम्ल और क्षार से संबंधित। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है अम्ल को जो बताया, ये उसकी बात करें कि अम्ल को इन्होंने कैसे डिफाइन किया। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो आपका कोई भी यौगिक जो प्रोटॉन दाता का कार्य करे, जो H+ आयन किसी दूसरे यौगिक को दे सकता हो, वो अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ध्यान से एक बार फिर से सुनिए, कोई भी ऐसा पदार्थ या यौगिक जो प्रोटॉन दाता का कार्य करे, H+ आयन को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, H+। अभी क्यों बोलते हैं अभी समझेंगे हम। तो प्रोटॉन दाता का कार्य कोई भी यौगिक अगर करता है तो वो अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अर्थात कोई भी यौगिक जब H+ आयन किसी दूसरे यौगिक को दे दे तो वो आपका अम्ल की भांति व्यवहार करता है, उसी को हम अम्ल बोलते हैं। ठीक है, ये अम्ल की आधुनिक अवधारणा है। आइए समझें उदाहरण के द्वारा। जैसे देखिए HCl की बात अगर कर लें आप, HCl, ठीक है, तो HCl की रिएक्शन जब आप जल से करवाओगे, किससे करवाओगे? पानी से करवाओगे, तो ये क्या करेगा? HCl। ठीक, तो HCl को अभी हमने बताया था आपको कि HCl का जैसे ही पानी से रिएक्शन करवाएंगे आप, तो ये दो तरह के आयनों में टूट जाएगा। HCl का जब आप रिएक्शन पानी से करवाओगे तो आपका ये जो HCl है वियोजित होगा H+ और Cl- में। H+ और Cl- में ये वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा। आपको पता है ना, क्योंकि जो आपका ये H+ और Cl- इसमें दो तरह के आयनों में टूटेगा, H+ और Cl- में। ऐसा क्यों होगा? ऐसा जल के कारण होगा। किसके कारण होगा? जल के कारण होगा। जब आप HCl को जल के कांटेक्ट में लाएंगे तो आपको पता है जल आपका जो H2O है वो द्विध्रुव की तरह कार्य करता है, डाइपोल की तरह व्यवहार करता है। कैसे? आपके जल में दो पार्ट होते हैं, H+ और OH-। H+ और OH-, दो तरह के पार्ट होते हैं। तो जो जल का H+ होगा वो Cl- को अपनी ओर खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। वहीं जो आपका OH- वाला पार्ट होगा वो H+ को अपनी ओर खींच लेगा। यही होगा और आपका ये HCl वियोजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोजित हो जाएगा और आपको H+ और Cl- आयन मिल जाएंगे। ठीक है, अब जलीय विलयन जो HCl का है उसका रिएक्शन अगर आप दोबारा जल से करवा दें, समझिएगा बात को, यानी एक्वस HCl का रिएक्शन आप दोबारा जल से अगर करवाएंगे तो इसमें फ्रीली H+ आयन घूम रहा है पहले से ही। आपका HCl का जो जलीय विलयन है उसमें उसमें H+ और Cl- दो तरह के आयन पहले से ही मौजूद हैं। अगर आप दोबारा जल से रिएक्शन करवाओगे तो इसका H+ आयन जो है वो जल से रिएक्ट कर लेगा, यानी ये HCl अपना H+ आयन पानी को दे देगा। इसको दे देगा, पानी के मॉलिक्यूल को दे देगा। H+ अपना ये H2O को दे देगा और ये बना देगा H3O+।
क्लियर हुई बात? यानी HCl जो आपका एक्वस सॉल्यूशन में था, जलीय विलयन में जो आपका HCl था, उसमें H+ और Cl- दो तरह के आयन थे ना। और जब उसका रिएक्शन आपने दोबारा जल से करवा दिया तो H+ आयन जो है वो H2O को मिल गया, अर्थात HCl ने अपना H+ आयन जल को दे दिया। और यही है आधुनिक परिभाषा अम्ल की। यानी कोई भी यौगिक जब अपना H+ आयन किसी दूसरे यौगिक को दे दे तो वो अम्ल होता है, अम्ल कहलाता है। और यहाँ पर HCl ने अपना H+ H2O को दे दिया और ये बन गया आपका हाइड्रोनियम आयन। क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन बन गया, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर हो गई बात? तो HCl ने अपना H+ H2O को दिया और ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। ये H+ को दे रहा है, अर्थात प्रोटॉन दाता का काम कर रहा है, तो ये HCl आपका अम्ल है। HCl आपका क्या है? अम्ल है। क्लियर हो गई बात? तो यही है अम्ल की आधुनिक अवधारणा। और ये इसको हम प्रोटॉन क्यों बोल रहे हैं H+ को, ये भी समझ लीजिए। तो आपको पता है हमारा आवर्त सारणी में एक तत्व है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक है। और आपको पता है किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इतना आपको पता है ना, आप 9th में पढ़ चुके हैं इस बात को कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो जब हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर उसका वो इलेक्ट्रॉन भी हम बाहर निकाल दें तो वो H+ आयन में बदल जाएगा। आपको पता है जब भी कोई धातु या अधातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वो धनायन बनाती है। तो जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, त्याग देगा, तो वो H+ बनाएगा। क्या बनाएगा? H+ बनाएगा। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो हमने दूसरे को दे दिया, और लेकिन हाइड्रोजन के पास बचा क्या? केवल एक प्रोटॉन बचा। क्या बचा? एक प्रोटॉन बचा। तो इसीलिए हम H+ को हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्योंकि इसमें केवल अब प्रोटॉन ही बचा, एक प्रोटॉन बचा, तो H+ आयन को आप प्रोटॉन भी कहते हैं। तो कोई भी आपका यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन को किसी दूसरे यौगिक को दे देता हो तो वो आपका अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। क्लियर हो गई बात आपको? चलिए अब आइए एक एग्जांपल और देखा जाए। आइए क्षार की बात कर लें। क्षार, अब क्षार क्या होगा? तो क्षार भी सिंपली जो है जो OH- किसी दूसरे यौगिक को दे देगा वो आपका क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। आइए क्षार को देखा जाए। आप लोग जो है इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो। चलिए आइए क्षार की बात की जाए। तो अम्ल को आपने देखा, जो दूसरे यौगिक को H+ आयन दे दे वो आपका अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा, ब्रांस्टड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार। अब क्षार की बात करिए। आइए क्षार की बात करें। NH3 अमोनिया की बात कर लें हम। आइए NH3 है अमोनिया गैस है आपकी, अमोनिया। ठीक, अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है। अमोनिया कैसी गैस होती है? क्षारीय होती है। तो क्यों होती है इसकी बात हम आगे जब अमोनिया का जो है पढ़ेंगे औद्योगिक निर्माण तो हम बताएंगे आपको कि अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय क्यों होती है, ये सारी बात हम यहाँ पर करेंगे वहीं पर। ठीक है। तो अभी केवल इतना जानिए कि अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है। तो अमोनिया की रिएक्शन जब जल से करवाओगे तो अमोनिया भी आपका H+ आयन दे देगी। किसको? इसको H+, सॉरी OH- आयन। कौन सा आयन? OH- आयन को ये दे देगी, रिलीज करेगी। वेट 1 मिनट। हाँ, तो जो क्षार है वो आपका जो है जल से प्रोटॉन ग्रहण करता है, जल से प्रोटॉन ग्रहण करता है। यहाँ पर आप जो है अम्ल वाली परिभाषा में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा
कि जो अम्ल होते हैं वो जल को प्रोटॉन प्रदान करते हैं। यानी हमने देखा था ना जब HCl का रिएक्शन जब हमने जल से करवाया तो अम्ल ने उसको प्रोटॉन दे दिया, H+ अपना दे दिया और हाइड्रोनियम आयन बना दिया। सेम इसी तरह यहाँ पर जो आपका क्षार होता है वो क्या करता है, जल से H+ ले लेता है। अभी मैंने बताया था आपको कि जल में दो पार्ट हैं, H+ और OH-। जल में दो पार्ट हैं, H+ और OH-। तो जल का जो H+ है उसको ये अमोनिया ग्रहण कर लेगी। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो जल से H+ ग्रहण कर ले वो आपका क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। और जो जल को H+ दे दे वो आपका अम्ल होगा। क्लियर है बात। तो अमोनिया जो है H+ ले लेगी H2O से, तो क्या बनाएगी, NH4+। जब ये H+ लेगी तो कोई भी यौगिक जो है प्रोटॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसके ऊपर क्या, प्रोटॉन ग्रहण करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जब वो ग्रहण करता है तो आपका जो है क्या बनाता है, वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धन आयन वो बनाता है। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो जल में आपके दो पार्ट थे, H+ और OH-। H+ और OH-। तो इसका H+, जल का H+ इस अमोनिया ने ले लिया। इसमें ले लिया, अमोनिया में ले लिया। तो कोई भी ऐसा यौगिक जो जल से H+ ले ले वो आपका कहलाता है क्षार। तो इसने जैसे ही H+ लिया तो ये बदल गया NH4+ में और आपका OH- रिलीज हो गया। तो NH4+ ये जो बना ये है आपका अमोनियम आयन। कौन सा आयन, अमोनियम आयन। ठीक। और OH- आपका हाइड्रोक्साइड आयन है। कौन सा आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो बात क्लियर हो गई कि कोई भी यौगिक जब जल को प्रोटॉन प्रदान करे, जल को H+ प्रदान कर दे तो वो अम्ल होगा। और कोई यौगिक जब जल से H+ ग्रहण कर ले तो वो आपका क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। तो ये हो गई आपकी अम्ल और क्षार की आधुनिक अवधारणा। क्लियर है। आइए कुछ और गुणों पर चर्चा करें अम्ल और क्षार के। बहुत सारे दूसरे गुण भी हैं, उनकी बात थोड़ा की जाए। आइए तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा देख लें अम्ल और क्षार का। अम्ल और इधर क्षार। ठीक। तो अम्ल में सबसे पहले आपने देखा जल को H+ यानी प्रोटॉन प्रदान करते हैं, क्लियर। और क्षार क्या करते हैं, जल से प्रोटॉन यानी H+ ग्रहण करते हैं। पहला अंतर। ठीक। दूसरा अंतर, ये अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल को जब आप चखोगे तो ये खट्टे होते हैं। क्लियर। और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। तीसरा पॉइंट, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जबकि क्षार आपका क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्लियर है। तो ये तीन डिफरेंस हो गए आपके अम्ल और क्षार में कि अम्ल जो है जल को प्रोटॉन देंगे जबकि क्षार आपके जल से प्रोटॉन ग्रहण कर लेंगे। अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होंगे जबकि जो क्षार है उनका स्वाद कड़वा होगा। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अभी लिटमस पेपर क्या होता है, एक सूचक होता है, इंडिकेटर होता है। अम्ल और क्षार में विभेद करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लिटमस पेपर का। ये एक पेड़ से प्राप्त किया जाने वाला एक पत्र होता है, पत्ता होता है, जिससे जो है लिटमस पेपर का निर्माण किया जाता है। तो अगर कोई भी यौगिक अम्लीय
की तरह व्यवहार करता है, जलीय विलयन में अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो अगर आप नीले लिटमस पेपर को उसके पास लेकर जाओगे, उसके ऊपर कुछ बूंदे उसकी गिराओगे तो नीला लिटमस लाल हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपका ये जो यौगिक है ये अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय है। सेम उसी तरह जो है जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्लियर हो गई बात आपको? तो ये तीन आपके डिफरेंस हो गए अम्ल और क्षार में। आइए आगे बात करें। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ा अम्ल और क्षारों की प्रबलता की। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अम्ल और क्षार की प्रबलता, अम्ल और क्षार की प्रबलता। अम्ल और क्षार की प्रबलता यानी स्ट्रेंथ। प्रबलता मतलब क्या? स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो अम्ल और क्षार हैं दोनों ही दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल सेम इसी तरह क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार। क्लियर है? अब ये प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं और प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षार क्या होते हैं? तो एक चीज हमने आपको बताई कि जो आपका अम्ल होगा वो जलीय विलयन में H+ देगा, जो क्षार होगा वो OH- देगा। यही तो है। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको आयनित करने पर वो H+ आयन, कौन सा आयन? H+ आयन ज्यादा मात्रा में देता हो वो आपका प्रबल अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल। यानी कोई भी ऐसा अम्ल जिसमें H+ आयनों की सांद्रता ज्यादा हो, H+ आयन ज्यादा मात्रा में मौजूद हो, वो आपका प्रबल अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप ऐसा भी कह सकते हो कि ऐसा अम्ल जिसका आयनन अधिक होता है। जब आयनन अधिक होगा तभी तो H+ आयन ज्यादा मिलेंगे। तो बात एक ही है, कहने का तरीका दो है हमारा कि कोई भी ऐसा अम्ल जिसमें H+ आयनों की सांद्रता ज्यादा हो, जिसको आयनित करने पर वो H+ आयनों में ज्यादा टूट जाए, यानी H+ आयनों की सांद्रता उसमें बढ़ जाए, ज्यादा हो, तो आपका प्रबल अम्ल होगा। सेम इसी तरह आपका दुर्बल अम्ल क्या होता है कि जिसमें H+ आयनों की सांद्रता कम हो वो आपका दुर्बल अम्ल होगा। तो प्रबल अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं आपके? H2SO4, HCl, HNO3, ये आपके हैं प्रबल अम्ल। कौन से अम्ल? प्रबल अम्ल। अर्थात इनके जलीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता ज्यादा होती है। यानी जब आप इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो H+ आयन आपको ज्यादा मिलेंगे, और जब H+ आयन ज्यादा होंगे तो आपका जो है अम्लीय प्रकृति भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बात? और इसी तरह दुर्बल अम्ल की अगर आप बात करें तो दुर्बल अम्ल में आपका एग्जांपल CH3COOH, CH3COOH, इसी तरह HCOOH। ठीक है, ये आपका है दुर्बल अम्ल। क्या है ये? दुर्बल अम्ल। इनको जल में घोलोगे तो ये आपके पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं। ये 100% 100% इनका आयनन नहीं होता है, कुछ ही पार्ट इनका जो है जल में वियोजित होता है। इसीलिए आपके H+ आयनों की सांद्रता इन दोनों में कम होती है, इन दोनों के जलीय विलयन में। इसीलिए दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। क्लियर हो गई बात? ये आपका एस्टिक अम्ल है, ये आपका फार्मिक अम्ल है, दोनों ही दुर्बल अम्ल है। क्लियर? सेम इसी तरह प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार भी होते हैं। यानी वे क्षार जिनके जलीय विलयन में OH- आयनों की सांद्रता ज्यादा हो वो आपका कहलाएगा प्रबल क्षार। क्या कहलाएगा? प्रबल क्षार। प्रबल क्षार का एग्जांपल है आपका NaOH, KOH। ठीक, ये दोनों आपके प्रबल क्षार हैं। कैसे क्षार हैं? प्रबल क्षार हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और दूसरा आपका वीक बेस दुर्बल क्षार, यानी ऐसा क्षार जिसके जलीय विलयन में OH- आयनों की सांद्रता कम होती है, वो आपका दुर्बल क्षार होता है। दुर्बल क्षार का एग्जांपल हमारा दुर्बल क्षार का एग्जांपल आप दे सकते हो Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट
ये आपका जो है दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो आपको क्लियर हो गया कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होते हैं। अगर H+ आयन ज्यादा होंगे तो आपका वो जो है प्रबल अम्ल होगा। अगर H+ आयन जो है मॉडरेट मात्रा में, यानी ना ज्यादा ना कम, यानी मॉडरेट मात्रा में मौजूद है जलीय विलयन में, तो आपका दुर्बल अम्ल होगा। और वहीं आपका OH- आयन अगर उसकी सांद्रता विलयन में ज्यादा है तो वो आपका विलयन जो है क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। और अगर OH- आयनों की सांद्रता जो है मॉडरेट है, यानी मध्यम है विलयन में, तो आपका दुर्बल क्षार होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया आपका अम्ल और क्षार। अब आइए थोड़ा बात करते हैं हम सूचक की बात करें थोड़ा डिटेल में। किसी भी विलयन की अम्लता तथा क्षारता, अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति का पता लगाने के लिए सूचक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सूचक ठीक है। सूचक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। दूसरा आपका होता है कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक। ठीक है। प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल है आपके पास लिटमस पेपर, लिटमस पेपर और हल्दी, बढ़िया एग्जाम्पल है आपका हल्दी। कृत्रिम सूचक में आपका एग्जाम्पल है फिनाल्फ्थैलीन, फिनाल्फ्थैलीन और मेथिल ऑरेंज है आपका एग्जाम्पल, मेथिल ऑरेंज। ठीक है। तो ये आपके सूचक हैं जो अम्ल और क्षार में विभेद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो लिटमस पेपर की बात हम कर ही चुके हैं। तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? सेम इसी तरह आपकी हल्दी भी होती है। हल्दी भी जो है अम्ल और क्षार में विभेद करने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक है। और इसी तरह बहुत सारे कृत्रिम सूचकों का भी निर्माण किया गया है अम्ल और क्षार में विभेद करने के लिए। जैसे एक है आपका फिनाल्फ्थैलीन, फिनाल्फ्थैलीन एक आपका कार्बनिक यौगिक होता है, तो ये भी अम्ल और क्षार में विभेद करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो अगर विलयन अम्लीय है और तो फिनाल्फ्थैलीन जो है वो जो है जलीय विलयन में अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग रंग जो है देता है। फिनाल्फ्थैलीन और मेथिल ऑरेंज दोनों ही आपके। तो फिनाल्फ्थैलीन जो है आपका वो अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो फिनाल्फ्थैलीन है वो अम्लीय विलयन में जो आपका वो रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। क्लियर है? तो फिनाल्फ्थैलीन को जब आप अम्लीय विलयन में डालेंगे या फिनाल्फ्थैलीन की कुछ बूंदे जब आप उसमें या फिनाल्फ्थैलीन में अम्ल की कुछ बूंदे डालेंगे तो आपका जो इसका जो रंग होगा फिनाल्फ्थैलीन का वो रंगहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर क्षारीय विलयन में अगर विलयन आपका क्षारीय है तो फिनाल्फ्थैलीन का जो आपका रंग होगा वो पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। तो रंगहीन अम्लीय में रंगहीन, ठीक है, और आपका लाल हो जाएगा, सॉरी पीला हो जाएगा, माफ कीजिएगा, पीला। क्षारीय जो है क्षारीय विलयन में ये हो जाएगा पीला। फिनाल्फ्थैलीन का रंग क्षारीय विलयन में कैसा हो जाएगा? पीला, क्षारीय विलयन। क्लियर है? सेम इसी तरह मेथिल ऑरेंज में आपका जो है अम्लीय विलयन के लिए मेथिल ऑरेंज का रंग लाल होगा, मेथिल ऑरेंज का रंग अम्लीय विलयन के लिए लाल होगा, जबकि क्षारीय विलयन के लिए आपका मेथिल ऑरेंज का रंग जो है पीला होगा, पीला होगा। ठीक है। तो अम्लीय विलयन के लिए आपका जो है मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होगा? लाल होगा, और क्षारीय विलयन के लिए कैसा होगा? पीला होगा। क्लियर है? यहाँ फिनाल्फ्थैलीन वाले में थोड़ा जो है गलत हो गया है। फिनाल्फ्थैलीन का रंग जो है क्षारीय विलयन में गुलाबी होता है, इसको आप करेक्ट कर दीजिएगा, गुलाबी। ठीक है। तो फिनाल्फ्थैलीन का अम्लीय विलयन रंगहीन, फिनाल्फ्थैलीन को जब आप क्षारीय विलयन के संपर्क में लाओगे तो गुलाबी रंग का हो जाएगा। सेम इसी तरह मेथिल ऑरेंज को जब अम्लीय विलयन के संपर्क में ले जाओगे तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, और मेथिल ऑरेंज को जब क्षारीय विलयन के संपर्क में ले जाओगे तो पीला हो जाएगा। तो ये आपके जो सूचक होते हैं ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अम्ल और क्षार में विभेद करने के लिए। तो दोनों ही तरह के सूचक बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक और कृत्रिम, दोनों तरह के आपके। क्लियर?
अब थोड़ा बात करेंगे हम पीएच पैमाने की, हाइड्रोजन आयन सांद्रण और पीएच पैमाना। तो आपको पता है कि पीएच स्केल की सहायता से भी हम अम्ल और क्षार, विलयन की अम्लता और क्षारीयता का पता लगा सकते हैं। तो पीएच स्केल, ठीक, तो ये एक स्केल होता है जिस पर आपकी 14 तक यूनिट्स लिखी होती हैं। मध्य बिंदु आपका इसका 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो मध्य बिंदु इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। क्लियर है? तो ये आपका एक स्केल होता है अम्ल तथा क्षार की प्रबलता पता करने के लिए। इसका मध्य बिंदु 7 होता है। क्या होता है? 7, जिसको आप बोलते हैं उदासीन बिंदु। क्या बोलते हैं? उदासीन बिंदु। ठीक, तो कोई भी ऐसा विलयन जिसका मान पीएच पैमाने पर 7 होता है वो आपका उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन विलयन कहलाता है। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, अगर किसी विलयन का पीएच मान पीएच पैमाने पर 7 से कम है तो वो आपका अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। और अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। क्लियर हो गई बात? और किसी विलयन की अम्लीयता कितनी होगी ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसका पीएच मान कितना कम है। जितना कम पीएच मान किसी विलयन का होगा उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही अधिक होगी। क्लियर हो गई बात? और जितना अधिक होगा किसी विलयन का पीएच मान उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी अधिक होगी। क्लियर हो गई बात? और जो आपका शुद्ध जल होता है वो उसका पीएच मान आपका 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। इसका मतलब ये है कि आपके शुद्ध जल में H+ और OH- दोनों प्रकार के आयनों की संख्या बराबर होती है। दोनों प्रकार के आयनों की संख्या बराबर होती है। H2O को देखिए आप, H2O, तो इसका जब आप जो है वैद्युत अपघटन करेंगे तो H+ और OH-, 2 तरह के आयन मिलेंगे, H+ और OH-। तो 1:1 में है, यानी एक H+ आयन है और एक OH- आयन है। तो ये धनावेशित है, ऋणावेशित है। तो जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश। तो ये दोनों मिलकर के एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अर्थात जो आपका जो विलयन होता है वो उदासीन हो जाता है, ना अम्लीय रह जाता है ना क्षारीय रह जाता है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर किसी विलयन में H+ आयन ज्यादा हो, कौन सा आयन ज्यादा हो? H+ आयन ज्यादा हो, तो वो आपका अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, और अगर OH- आयन ज्यादा हो तो वो आपका क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। क्लियर? ठीक, तो यहां पर जो आपका ये जो अम्लीय तथा क्षारीय पीएच जो पैमाना है आपका, इसका दैनिक जीवन में पीएच का आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग भी होता है। जैसे हमारे पाचन तंत्र में भी एक अम्ल निकलता है HCl। क्या निकलता है? HCl। आपको पता है ना कि जब भोजन का पाचन होता है तो जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वहां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसका पीएच भी जो है आपका 2.3 के आसपास होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका वो भोजन को के साथ है कीटाणुओं को मार करके जो है हमारा जो है भोजन की कीटाणुओं से रक्षा करता है, कीटाणुओं का भक्षण कर लेता है और भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। सेम इसी तरह जो आपका जल है वो उसका पीएच मान जो है 7 से थोड़ा अधिक 7.2 के आसपास की परास में होता है। तो इसीलिए रक्त आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो हमारे दैनिक जीवन में जो है पीएच का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। हमारे पाचन तंत्र में, हमारी कोशिकीय क्रियाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है इस पीएच वैल्यू का। क्लियर हो गई बात? तो इसमें पीएच स्केल में 14 यूनिट्स होती हैं। 7 नंबर पॉइंट इसका उदासीन बिंदु होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। और जो आपका जल आपका रक्त होता है वो क्षार की भांति होता है, दुर्बल क्षार होता है। कैसा क्षार होता है? दुर्बल क्षार होता है। समझ में आ गई बात? तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। सेम इसी तरह जो है एक आपकी है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जल्दी से उसको भी देख लिया जाए। डस्टर से हाँ, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है आइए उसकी बात हम कर लें। उदासीनीकरण अभिक्रिया
ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल और क्षार आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तो वह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वो आपकी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में लवण तथा जल बनता है। क्लियर हो गई बात? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में आपका सॉल्ट और वाटर बनेगा और यही रिएक्शन आपकी कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आइए उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे देखिए HCl, HCl ये आपका है अम्ल, क्या है ये? अम्ल, प्लस NaOH, NaOH ये है आपका क्षार, क्या है? क्षार। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इन दोनों का रिएक्शन करवाइए। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे और आपका ये लवण तथा जल बनेगा। बनेगा आपका NaCl प्लस H2O। ये जो NaCl बना ये आपका लवण है, साधारण नमक है, लवण सोडियम क्लोराइड, ये आपका जल है, क्या ये? जल। तो कोई भी अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है और उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण तथा जल का निर्माण होता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। क्लियर हो गई बात? कैसे हुआ रिएक्शन? देखिए ध्यान से। HCl को जो है जल में घोलने पर H प्लस Cl माइनस आयन, दो तरह के आयन देगा, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड में दो तरह के आयन Na प्लस और OH माइनस। दोनों का रिएक्शन करवाओगे तो इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा और इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा। तो Na प्लस आयन क्लोराइड आयन से रिएक्ट करके NaCl बना देगा और आपका जो है H प्लस हाइड्रोजन आयन OH माइनस आयन के साथ रिएक्शन करके जल बना देगा। क्लियर हो गई बात? यही होती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है, लवण तथा जल बनता है। ठीक, अब ये जो आपका जो लवण बना है ये कई प्रकार का होता है। तो लवणों के वर्गीकरण की बात हम अगले वीडियो में करेंगे और इसके अलावा जो है लवणों में जल अपघटन की प्रक्रिया जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसकी चर्चा भी अगले वीडियो में की जाएगी। इसके साथ साथ अम्लों तथा क्षारों के कुछ रासायनिक गुण जो हैं उनकी भी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, काफी जो है लेंथी हो रहा है वीडियो। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अम्लों तथा क्षारों के रासायनिक गुण की, लवण की बात थोड़ा और डिटेल में की जाएगी और उसके बाद कुछ आपके यौगिक हैं जिनका संश्लेषण आपको सीखना है, पाठ के अंत में हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक, तो तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।